चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड द प्रोटेक्शन। इसका एक्ट का पूरा जो नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम 2005। इसमें एक्ट नंबर है 43। लास्ट क्लास में आपने जो डिस्कस किया हुआ था, आपने जो पढ़ा सेक्शन 3 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर आप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। और सेकेंड में आपने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को पढ़ा। और इसके बाद में आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 पर एक बार नजर डालिए क्या क्या चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियों और कर्तव्यों से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक डिफाइन किए गए। चलिए एक नजर डाल लेते हैं सेक्शन 4 पर। यहाँ पर बात की गई है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, यानी कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। सेक्शन 5 में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। सेक्शन 6 पर एक बार नजर डालिए ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, यानी कि आश्रय गृहों के कर्तव्य। सेक्शन 7 पर अगर हम बात करते हैं तो ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य से रिलेटेड। और सेक्शन 8 पर यहाँ नजर डालते हैं तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, यानी कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। और सेक्शन 9 में हम यहाँ पे बात करेंगे ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, यानी कि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और उनके कृत्य। सेक्शन 10 में सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की गई है। और सेक्शन 11 में बात की गई ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के कर्तव्य। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पे सेक्शन और इनमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 3 तक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कभी कभी सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, जैसे आप एडीपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कहीं और पर एग्जामिनेशन में आता है ये सब्जेक्ट, तो वहां पर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि चैप्टर 3 रिलेटेड है से सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक। एक बार बोल के बता दीजिए कौन सा सेक्शन है यहाँ पर। सेक्शन 4 से लेकर के जल्दी से बता दो 11। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्ट। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिएगा। चैप्टर 3 आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक के लिए बात की गई है। संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और उनके कर्तव्य। जिन लोगों की क्लासेस छूट गई हैं वो वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और इसके आई बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो स्टार्टिंग के वीडियो और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मिलेगा, दूसरा आपका सेक्शन फर्स्ट और सेकंड का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको डेफिनेशन समझाई गई है। सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन की बात की गई है, जो कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ था। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 4 को। एक बार नजर डालिएगा सेक्शन 4 पर। यहां बात की गई है संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है उसको इसकी जानकारी देना कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है कहीं या नहीं हुआ है, और जो जानकारी देने वाला है क्या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी। जैसे पहले कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता था तो पुलिस का उसे गवाह बनना पड़ता था, और पुलिस के जहां पर उनको बुलाया जाता था पुलिस के साथ साथ उनको जाना पड़ता था। तो इसलिए लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक नहीं शेयर करते थे, ना ही वहां पर बेचते थे। लेकिन अभी ये थोड़े से प्रोटेक्शन में ये किया गया। देखिए सेक्शन 4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि संरक्षण अधिकारी जो रहेगा, देखिए संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। तो उसकी जो लायबिलिटी है, यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है इन्फॉर्मेशन देने वाले की। केवल वो अगर इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है तो उसे कहीं पर भी नहीं रखा जाएगा। केवल ये बात
उसमें मेंशन की जाएगी किस व्यक्ति ने जानकारी दी। तो ना ही वो, अगर वो चाहेगा तो वो गवाह बन सकता है, ना चाहे तो वो मुकर भी सकता है, यानी कि होस्टाइल हो सकता है। एक वर्ड यूज करते हैं हॉस्टाइल। तो एक्चुअली ये होस्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक शब्द लिखा जाएगा और हिंदी में इसे लिखते हैं मुकर जाना, यानी कि मुकर जाना। तो मुकर जाने का मतलब होता है कि पहले जो कहा गया था वो व्यक्ति अब उस बात पर अडिग नहीं है और अपनी बात से मुकर गया है। तो ऐसा भी फैसिलिटी दी गई कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है और वो अगर नहीं बनना चाहता है, साक्षी के रूप में वहाँ कार्य नहीं करना चाहता, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है फिर आगे, तो बिल्कुल वो वहां से हट सकता है, कोई इशू नहीं है इसके लिए। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, देखिए कौन सा, सेक्शन 4 और सब क्लोज फर्स्ट। अब इसके थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में जरा देखेंगे यहाँ पे, कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है, जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या फिर हो रहा है, ये तो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फिर किए जाने की संभावना है, तीनों सिचुएशन में, तो वह संबंध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी देगा। कोई भी व्यक्ति हो, सिंपल, जरूर नहीं कि वो उस फैमिली से रिलेटेड हो या ना हो, उसका पड़ोसी भी हो सकते हैं, सामने आमने सामने वाले भी हो सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसको ये इंफॉर्मेशन हो कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य या तो हो चुका है, जैसे फर्स्ट मेन पॉइंट है क्या हो, घटना कौन सी, घरेलू हिंसा वाली जो डोमेस्टिक वायलेंस की, फर्स्ट नंबर पॉइंट, और यहाँ पर देखेंगे या फिर हो रहा है, सेकेंड नंबर पॉइंट, या फिर किए जाने की संभावना है, ऐसा प्रतीत होता तो यहाँ पर संबंधित जो संरक्षण अधिकारी है, प्रोटेक्शन जो ऑफिसर है, उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 सब क्लोज 2 पर नजर डालिए। यहाँ क्या कहा गया, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए, उपधारा 1 कौन सी थी, ये जो जस्ट आपने अभी पढ़ी, इसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। देखिए कहा गया किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, जैसे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सेक्शन 4 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग, किसी व्यक्ति ने जो कहा ना कि कोई व्यक्ति जिसे ये विश्वास हो कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, और मान लो वैसी इन्फॉर्मेशन दे देता है, बाई चांस वो गलत होता है, उसे वैसे ही लग रहा है कि वो लोग टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं घर में, और कभी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है और उसको लगता है मार पिटाई हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन देता है, बाई चांस गलत हो, तो उसके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ना तो सिविल का ना ही दंडिक का। ये तो हो गई एक सिंपल बात की जब घटना हुई नहीं तो किसी पे केस रजिस्टर्ड होने की संभावना नहीं है, तो झूठी इन्फॉर्मेशन के लिए भी उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सेकंड थिंग, अगर यहाँ वास्तविक में ये बात सत्य भी होती है कि यहाँ पर घरेलू हिंसा का कोई ऑफेंस हुआ है, तो जो ऑफिसर जो व्यक्ति है जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके ऊपर ना तो कोई सिविल केस ना ही कोई क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। क्लियर है गाइस इतना? चलो जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डालिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई सेक्शन 4 पर हम जब नजर डालते हैं तो यहाँ बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है उस व्यक्ति की जो लाइबिलिटी है उसका एक्सक्लूजन किया जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 और ये सब क्लोज फर्स्ट, तो सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड। देखिए यहाँ पे कहा गया या तो डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन फर्स्ट पॉइंट, इज बीइंग सेकेंड पॉइंट, and third likely to be committed may give information about it the concerned protection officer। जो इससे संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर है उस तक कोई व्यक्ति अगर ये इंफॉर्मेशन भेजता है तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है। सेकेंड थिंग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 सब क्लोज 2। यहाँ बात की गई नो लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इंक्यूर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट। जो आपने ऊपर सबसेक्शन फर्स्ट पढ़ा हुआ है, जिसे ने कहा कि सबसेक्शन फर्स्ट इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, किस में दी गई है, और गुड फेथ में।
तो उस पर कौन कौन सी लाइबिलिटी नहीं आएगी, ना तो कोई सिविल और ना ही कोई क्रिमिनल, इनमें से कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 4 सभी को क्लियर है गाइस? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, किसी को समझ नहीं आया हो। हेलो, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन 5 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 5 में बात की गई पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। ये सेक्शन आपको सीधे सीधे याद करना कि सेक्शन 5 में क्या दिया हुआ। एडीपीओ में जनरली आप देखेंगे तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, जनरली आप देखेंगे 20 से 30% क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से अराइज हो जाते हैं। और अगर आपको ये याद है कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, तो आप 50 से 60% क्वेश्चन पेपर वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 5 पर हम यहाँ पर एक नजर डालते हैं। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। सेक्शन 5 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट। यहाँ दीजिए, कोई पुलिस अधिकारी फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति यहाँ पर बात कर रहे हैं संरक्षण अधिकारी, और तीसरे हैं यहाँ पर ये सेवा प्रदाता, और 4 पॉइंट है मजिस्ट्रेट के व्यक्ति। अब कहा गया कि जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, इनमें से किसी को भी ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो, कंप्लेंट रिसीव होती है, या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है, या जब घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह व्यथित व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, तो फिर वहां पे क्या क्या करेंगे देखिए जरा ध्यान दीजिए। का नंबर पर नजर डालिए। इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, धनी राहत के लिए किसी आदेश, या किसी अभिरक्षा आदेश, या किसी निवास आदेश, या किसी प्रतिकर आदेश, या ऐसे एक से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए उसके अधिकार की। अब यहां सीधे आखिरी में आ जाइए, जानकारी देगा। ये जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, का से लेकर के खा, गा, कहा और इंगा, ये जो का नंबर का था, इसका मतलब ये क्या है, सेक्शन आप 5 पढ़ रहे हैं और 5 का आप का पढ़ रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 5 पर आपने पढ़ा ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं आप पुलिस ऑफिसर, मतलब एक व्यक्ति, इसको इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो, या किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई कंप्लेंट मिलती है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पर नजर डालें सर्विस प्रोवाइडर, और इसके बाद में किसी मजिस्ट्रेट को कोई भी कंप्लेंट अगर मिलती है तो इन लोगों का सबसे पहला कर्तव्य क्या है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हु हैज रिसीव अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस। या तो इन्हें कोई कंप्लेंट मिलती है या फिर वो स्थान पर किसी कारणवश वहां उपस्थित हैं। फिर ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है, और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम, या फिर उनको रिपोर्ट की गई इसके बारे में, शैल इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन। तो जो व्यथित व्यक्ति है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, उसको क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ए नंबर में इंफॉर्मेशन की बात की गई है। क्या बात की गई है देखिए, यहाँ कहा गया ऑफ हर राइट, उसके जो अधिकार हैं वो, टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ, रिलीफ पाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई जाए, बाय वे ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ, अ कस्टडी ऑर्डर, अ रेजिडेंस ऑर्डर, अ कंपनसेशन ऑर्डर, और मोर देन वन
सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, उन सब की इंफॉर्मेशन देना कि आपके राइट्स क्या हैं और आप क्या क्या पा सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनानी है और उस रिलीफ के लिए आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है एंड ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, अगर कोई पैसे या धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपके रहने खाने के लिए तो उससे रिलेटेड इंटरम रिलीफ आपको मिल सकता है। कस्टडी ऑर्डर, कोई कस्टडी ऑर्डर चाहिए तो उससे रिलेटेड। तो इन सब की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो और चाहे वो मजिस्ट्रेट, ये किसको इन्फॉर्मेशन देंगे? ये जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिस व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटी, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इनके द्वारा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, बी नंबर पर जरा ध्यान देते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 और 5 का बी। यहां बात की गई ऑफ द एबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं और वो उनके लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध करा सकते हैं और किन फंक्शन में उनको हेल्प कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी उनको देनी है। नेक्स्ट सी पर जरा ध्यान दीजिए, द एबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। डी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफ हर राइट टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये क्या है? ये आपने शायद सुना हो पैरा लीगल सर्विसेज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड द ऑफिसेस ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हर जिले में ऑफिस बनाए गए हैं और वहां पर ये लोगों को फ्री में लीगल एड मतलब विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। विधिक सहायता का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिनकी इनकम 1.5 लाख रुपीज से कम है, जो प्रोविजंस किए गए हैं, उनको ये फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड कर देंगे। और उनके इन्होंने एक पैनल बनाया हुआ होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग एडवोकेट से लेकर के उनके फाइल बनाना, उनकी कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से इनको दी जाती है और फ्री में इनके काम किए जाते हैं। जिनकी 1.5 लाख से कम इनकम होती है उनको जनरली ये मिल जाता है। बाकी कोई भी फ्री में कभी भी जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन जहाँ पर एडवोकेट और पैसे खर्च करने की बात आती है तो वहां पर उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है जो जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है, जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तक हो सकता है इन फ्यूचर इसको बढ़ाया जाए। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ई नंबर पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। बात की गई ऑफ हर राइट्स टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A, और ये भी उनको बताया जाएगा कि आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं सेक्शन 498A के अकॉर्डिंग, जो कि ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860 वेयर एवर रेलिवेंट। अगर उनको लगता है कि 498A की कंप्लेंट बनती है तो इससे रिलेटेड भी उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। किसको? जो व्यथित व्यक्ति है उसको, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटी। अगला जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूड इन एनी मैनर एज टू रिलीव अ police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of the cognizable offense। देखिए यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए, फिर हम ये पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा हुआ था, फर्स्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी खा से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता, कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं वो, और गा पे जरा ध्यान देंगे संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता से रिलेटेड, और घा में हम यहाँ पर बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा और उसके अधिकार की। इगा में हम बात करेंगे जहां कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अकॉर्डिंग निकाह के अधीन किसी परिवाद को फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। कौन कौन? जो 4 लोगों की यहाँ बात की गई थी, कोई पुलिस ऑफिसर जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई संरक्षण अधिकारी है, कोई सेवा प्रदाता है, या कोई मजिस्ट्रेट है, और जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त हुई है। और ये किसको देंगे? जो व्यथित व्यक्ति है उसको। अगला यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ बात की गई परंतु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है। तो जहां पर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो यहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं माना जाएगा कि वो उस पर कार्रवाई ना करे, वो कार्रवाई करने के लिए उन्हें बिल्कुल मुक्त नहीं करेगी। सेक्शन 5 सभी को कंप्लीट हो गया, समझिए जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 5 में यहाँ बात की गई पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य की बात की गई। तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य आपको पता चल गया, सेवा प्रदाताओं के पता चल गया और मजिस्ट्रेट के भी। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए प्लीज। सभी को समझ आ रहा है? आवाज नहीं आती आप लोगों की। अच्छा नवनीत जी, आ रही है आवाज? ठीक है। इसके लिए केवल आपको एक छोटा सा काम करना, केवल अभी आप डायरेक्ट ले लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको सेंड कर दूंगा यहाँ से पीडीएफ, आप उनको ले सकते हैं, है ना। और वहां से आप अगर चाहो तो वहां से डायरेक्ट ओनली परचेज कर लीजिए, और अगर आप डायरेक्ट नहीं परचेज करना चाहते हैं तो केवल हम आपको यहाँ से सेंड कर देंगे। हाँ देखिए, कोई भी हम अगर मतलब नहीं समझ में आया, आप देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक डायरेक्ट होता है, समझ पा रहे हैं आप मुझे? हाँ देखिए, सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के अपने अपने सभी डायरेक्ट्स होते हैं, और उन डायरेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ना सभी सब्जेक्ट्स के डायरेक्ट लेने होंगे। देखिए एक तो होता है डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक में इनकी स्टोरी वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगी। तो डायरेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं? प्रोविजंस, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा सीधे सीधे से जो लॉ बनाया गया है, यानी कि कानून बनाया गया है, आप वो पढ़ते हैं। फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ सेक्शन 5 में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बुक में मिल जाएंगी। तो और बुक में हाँ, और इससे संबंधित कुछ केस लॉ होंगे, वो केस लॉ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो बुक ले सकते हो। तो अभी तो आपको जैसे एडीपीओ की प्रिपरेशन करनी है, तो बुक आप अभी भले ही मत खरीदिए, थोड़ा सा अभी आप और सब्जेक्ट पढ़िए, इसके बाद में फिर इसको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले तो अभी आप केवल बैरेक्ट ले लीजिए, ये बैरेक्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, कुछ 50 रुपीज़ के अराउंड मान के चलें कॉस्टिंग होगी इसकी मार्केट में, कुछ 50 का भी मिल जाएगा, 30 का भी मिल जाएगा, हो सकता है 20-25 का भी हो। तो कुछ क्षेत्रपाल पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, या फिर आप कानून प्रकाशन का भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, चलिए ये कहाँ जी, इनको कैसे लेना है ये हम क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तो सेक्शन 5 क्लियर है सभी को गाइस? ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सभी को शो होने, हाँ डायरेक्ट देखिए सभी को शो होने लगा। चलिए सेक्शन 6 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 6 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं, यहाँ पर देखते जरा। आश्रय गृहों के जो कर्तव्य हैं वो क्या है, जो शेल्टर होम्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या पॉइंट्स है। एक तो ये सबसे पहले सीधा सीधा सा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सेक्शन 6 में आश्रय गृहों से संबंधित उनके कर्तव्यों की बात की गई है। ये आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी बन जाता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यथित व्यक्ति, उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, जो व्यथित व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना घटी है, और उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से, आश्रय गृह का भार साधक व्यक्ति कौन? जो उसको संभाल रहा है, जो उस पद पर है कि वो जो आश्रय गृह है उसके अधीनस्थ काम करता है, तो उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है। तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। देखिए इसकी जरूरत कब होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी महिला है जो एक संयुक्त परिवार में निवास कर रही हो, और जब उसका उसके साथ कोई भी घरेलू हिंसा की
घटना होती है तो उस कंडीशन में उसे रहने खाने की समस्याएं होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस महिला को लगता है कि उसे घर छोड़ देना चाहिए, तो वो घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो रहे कहाँ। कई बार तो जैसे उनके माता पिता होते हैं तो उनके माता पिता के यहाँ अपने मायके चली जाती है, और फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए उनके माता पिता ना हो या उनके रहने खाने की व्यवस्था ना हो तो महिला कहाँ जाए। तो इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, इस व्यवस्था के लिए सेक्शन 6 में जो प्रोविजंस किए हैं, यहाँ पर आश्रय गृहों के कर्तव्यों की बात की गई है। यानी कि तो देखिए सीधा सीधा सा कहा गया कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति जिसके साथ ये घटना घटी हुई है या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, तो जो संरक्षण अधिकारी को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनमें से या कोई सेवा प्रदाता भी किसी आश्रय के गृह भार साधक व्यक्ति से, जो आश्रम कोई जो चला रहे हैं उसको शेल्टर होम जो चल रहा है, उनसे अगर उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह ऐसा जो व्यक्ति है, भार साधक व्यक्ति है, वो व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा, मतलब उनके रहने और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 6। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। क्लियर है इतना? चलिए आप जरा देखिए जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 6 पर एक बार हम लोग यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ बात की गई है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स। इफ एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर or a service provider request the person in charge of a shelter home to provide shelter to her. Such person in charge of a shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home. तो shelter home में aggrieved person को क्या दिलाया जाएगा? shelter। और shelter में यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं और उसे दिलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा गया एन इफ एन अग्रीव्ड पर्सन और हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ऐसा बोले, या और सर्विस प्रोवाइडर, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिक्वेस्ट करे, और या द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शेल्टर होम, तो फिर यहाँ पर क्या उसे शेल्टर प्रोवाइड कराया जाएगा, किसको? अग्रीव्ड पर्सन। सेक्शन 7 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई है सेक्शन 7 में ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का व्यथित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती हैं, सेक्शन 7 में इसके प्रोविजंस किए गए हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। इफ एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर or service providers request the person in charge of medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility। अगर उसे लग रहा है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई भी आवश्यकता है, मेडिकल फैसिलिटीज की कोई भी आवश्यकता है, तो यहाँ पर या तो अग्रीव्ड पर्सन जो व्यथित व्यक्ति है वो, या उसके बिहाफ पर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है, और या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं किससे? द पर्सन इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, जो व्यक्ति मेडिकल फैसिलिटी का इंचार्ज है वो इनको यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। सेक्शन 7। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की गई है चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य की। सेक्शन 7 आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए पर नजर डालिए। कहा गया यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, या तो वो सेल्फ व्यथित व्यक्ति है या फिर उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी है या कोई सेवा प्रदाता है, और किसी चिकित्सीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से, चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट जो इलाज प्लाज की बात करते हैं, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। तो किस किस के अनुरोध पर? या तो व्यथित व्यक्ति है वो, या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी है, या फिर कोई सेवा प्रदाता है। अगर वो अनुरोध करता है
चिकित्सीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से, तो वो इन्हें यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 7 चिकित्सीय सुविधा के कर्तव्य से रिलेटेड। और एक्ट कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हिंदी में से कहा जाएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 8 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए सेक्शन सीधा सीधा सा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अब कहा गया कि जो संरक्षण अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, उन्हें कौन नियुक्त कर सकता है इस संबंध में। तो देखिए जरा नजर डालिए, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 और ये जो 1 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको कहा जाएगा सेक्शन 8 का सब क्लोज फर्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे। तो देखिए पहले संख्या की बात की गई, तो कहा गया कि प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक समझे, और वह उन क्षेत्रों या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कौन करेगा? सबसे पहले सब क्वेश्चन आता है कि कौन संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आएगा यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा? राज्य सरकार। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है कि जो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जो मैटर है, सेक्शन 8 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग राज्य सरकार यहाँ पर उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और उन क्षेत्रों व क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? सेक्शन 8 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और वो कहाँ कहाँ पर जो उनको पावर्स दी जाएंगे वो उनको उपयोग कर सकेंगे और कहाँ उनकी ड्यूटी रह सकती है, इसके संबंध में भी वो क्या करेंगे? उन क्षेत्रों को और क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, मतलब नोटिफिकेशन में ऐसा निकालेगी। जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में, कौन निकालेगा? राज्य सरकार। अधिसूचना क्या होता है? एक नोटिफिकेशन निकलता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि इन अधिकारियों को यहाँ पदस्थ किया जाता है, इस जिले में सर्वत्र ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा वो नोटिफिकेशन में निकालेंगे। इसके बाद वो उन क्षेत्रों में कर सकेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो ग्वालियर जिले में जहां जहां पर जितने क्षेत्र के लिए उन अधिकारियों को अधिसूचना में निर्देश दिए जाएंगे उतने क्षेत्रों में वो काम करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज हम लोग 2 में एक बार पढ़ लेते हैं, सेक्शन 8 और सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ क्या कहा गया? ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो कौन होंगी? महिलाएं। ये एक इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 8 सब क्लोज 2। यहाँ पर लिखा जाएगा संरक्षण अधिकारी होंगे महिलाएं, पुरुष, बच्चे या अन्य, ऐसे ऑप्शन आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं ही होंगी और उनके पास ऐसी अहर्ताएं और अनुभव होंगे जो कि विहित किए जाएं। विहित का मतलब है जो पहले से प्रेस्क्राइब किए जाएं। कौन कौन से उनकी योग्यता क्या होगी? कोई विधि अधिकारी होंगे, कोई समाज सेवाएं हैं, अगर ऐसे जो भी वहाँ पे क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाएंगी वो सब अनुभव और योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। उन्हीं महिलाओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन पढ़ा थे? सेक्शन 8 सब क्लोज 2। ये वीआईपी है दोनों सेक्शन। सेक्शन 8 में और सब क्लोज फर्स्ट में आपने पढ़ा था संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, और कौन करेगा वहां पे? एक क्वेश्चन ये बनता था, तो राज्य सरकार। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालते हैं। संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। तो संरक्षण अधिकारी क्या क्या काम करेगा, उनके और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की जो सेवा के निबंधन होंगे, उन जो संरक्षण अधिकारी होगा उनके अधीनस्थ भी जो अधिकारी होंगे वो कौन कौन सी शर्तें और किस टाइप से वो सेवाएं करेंगे, इसके बारे में भी रूल्स बनाए जाएंगे। मीन्स उन्हें विहित किए जाए। विहित का मतलब है कि रूल्स बनाए जाएंगे और वो वैसे ही कार्य करेंगे। तो एक तो संरक्षण अधिकारी और इनके अधीनस्थ भी कुछ कर्मचारी हो सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन आप 8 पढ़ रहे हैं, 8 पर एक बार नजर डालिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए,
यहाँ बात की गई अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सब क्लोज फर्स्ट में आपने पढ़ा द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेंगे एंड अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में, एज इट मे कंसीडर नेसेसरी, जितनी आवश्यक हो उतने यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एंड shall also notify the area or areas within which a protection officer shall exercise the powers and perform the duties, कहाँ पर वो अपनी जो पावर्स है उसका परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी ड्यूटी कर सकते हैं यहाँ पे, confirmed on him by or under this act। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 2 पर एक बार हम यहाँ पर नजर डाल रहे हैं। द प्रोटेक्शन ऑफिसर shall as far as possible be woman and shall possess such qualification and experience as may be prescribed, जो भी देखिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब किए जाएं वो होंगे। और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर बात की गई द प्रोटेक्शन ऑफिसर shall as far as possible be woman, कौन होगी, महिलाएं ही नियुक्त की जाएंगी इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पॉइंट्स पर जरा नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 सब क्लोज 3, इस पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे प्रेस्क्राइब किए जाएं इनके सबऑर्डिनेशन में जो व्यक्ति कार्य करेंगे किसके में, प्रोटेक्शन ऑफिसर के में, और वो किस टाइप से काम करेंगे वो भी यहाँ पर रूल्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, उसके अनुसार ये लोग कार्य करेंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर है गाइस सभी को, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, चलिए जरा ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को, वॉइस क्लियर है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 9 पर एक बार नजर डालिए। डायरेक्ट सभी को शो हो रहा है? सेक्शन 9 पर एक बार नजर डालिए। देखिए संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे, जो संरक्षण अधिकारी हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे और उनकी कृत्य क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 9 का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में यहाँ पर बात की गई का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, जहां तक ये दिए गए हैं जो कि सब क्लोज फर्स्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 9 और सब क्लोज फर्स्ट सेक्शन का आपको विशेष ध्यान देना। सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट में क्या बात की गई है, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य डिफाइन किए गए। यहाँ बात की गई संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, कौन कौन से, ए नंबर पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात की गई किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्य, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। ध्यान दीजिए, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य क्या होंगे, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। जब मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस के केस सुनते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी उन्हें सहायता की जरूरत है, उन्हें किसी एविडेंस की जरूरत है, तो ये उनकी हेल्प करेंगे। बी नंबर पर नजर डालिए, कहा गया किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और पुलिस थाने के किसी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है तो भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना। ये किसका काम है, जो संरक्षण अधिकारी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उनका ये कार्य होगा। जो कि इंग्लिश मीडियम के, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, 9 में यहाँ पर बात की गई है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। सब क्लोज फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। नंबर ए पर नजर डालिए, बात की गई है टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द
डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को जितनी भी हेल्प आवश्यकता पड़ती है तो ये क्या करेंगे, इनको असिस्ट करेंगे, असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कोई कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर उनको हेल्प करनी होगी। किसको करनी होगी? ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। सब क्लोज बी पर एक बार नजर डालिए। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का बी। तो यहाँ पे देखिए, टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनका कर्तव्य क्या है? मजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक वायलेंस की जो घटनाएं हुई हैं उसकी रिपोर्ट करना, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार उन्हें करना होगा। अपॉन रिसीप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जब उन्हें कोई भी ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना रिसीप्ट होती है तो, एंड फॉरवर्ड कॉपीज देयर ऑफ टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उनके पास भी कॉपी भेजना। देखिए जरा ध्यान दीजिए, पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है उनको कॉपी भेजना ऑफ द पुलिस स्टेशन के, एंड विद इन द लोकल लिमिट्स, जो लोकल लिमिट्स में है, और whose jurisdiction domestic violence is alleged to have been committed, and to the service provider in that area, उस एरिया में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी एक कॉपी भेजना। ये किसका काम है? आप किनके बारे में पढ़ रहे हैं? जो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनसे रिलेटेड ये उनके कर्तव्य क्या है। आप यहाँ पर पढ़ रहे थे सेक्शन 9 का आपने सब क्लोज फर्स्ट का ए पढ़ा, फिर आपने बी, और अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सी। तो सेक्शन, ये सेक्शन कैसे बनेगा? सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का सी, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एप्लीकेशन कैसे बनेगी? जैसे कि उसका फॉर्मेट दिया गया। सच मैनर का मतलब है, देखिए एप्लीकेशन इन सच फॉर्म, कोई फॉर्म अगर डिसाइड किया गया तो वो, और सच मैनर यानी कि किस टाइप से वो सबमिट की जाएगी तो, और टू द मजिस्ट्रेट इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर, अगर अग्रीव्ड पर्सन की इच्छा है तो। फिर अगला जरा ध्यान दीजिएगा, क्लेमिंग रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो अगर यहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन को चाहिए कि कोई भी वो क्लेम करना चाहती है किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, तो भी यहाँ पर ये इनकी ड्यूटी है कि ये मैं जो प्रेस्क्राइब मैनर किया है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बनवा करके मजिस्ट्रेट तक सबमिट करवाएंगे। डी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, to ensure that the aggrieved person is provided legal aid under the Legal Service Authority Act 1987 and make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी जो जिला न्यायालय होता है वहाँ ऑफिस बनाया जाता है, वहाँ पर गरीब लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मीन्स फ्री में उन्हें कानूनी सलाह दी जाती है, और उससे रिलेटेड अगर इन्हें फ्री लीगल एड्स की आवश्यकता है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे हेल्प करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, 2E में हम एक बार नजर डालते हैं। 2E में यहाँ बात की गई है, टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइडिंग लीगल एड। एक लिस्ट को मेंटेन करेंगे, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, और काउंसलिंग शेल्टर होम्स, और जो काउंसलिंग शेल्टर होम्स हैं वो, एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन लोकल एरिया विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। उस मजिस्ट्रेट की जो ज्यूरिडिक्शन है वहाँ पर ये फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में कौन कौन है, उन सबके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, शेल्टर होम्स कितने हैं, सर्विस प्रोवाइडर कितने, इन सब की वो लिस्ट मेंटेन करेंगे जिससे उन पर समय पर काम हो पाए और उन लोगों को फैसिलिटी मिल पाए जो अग्रीव्ड पर्सन है उनसे रिलेटेड। जो हिंदी मीडियम के वो भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप खा तक पढ़ चुके थे, गाँव में यहाँ पे एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई है, किसी मजिस्ट्रेट को यदि व्यथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के जारी किए जाने के लिए अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो तो ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित किए जाए आवेदन करना। ये भी किसको? देखिए किसी मजिस्ट्रेट को यदि व्यथित व्यक्ति कोई आवेदन करना चाहता है तो उस आवेदन के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जो व्यथित व्यक्ति है और वो कहाँ आवेदन करना चाहता है? किसी मजिस्ट्रेट को। किससे रिलेटेड? डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। तो कहा गया देखिए, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए अनुतोष की दावा करने की वांछा करता है, व्यथित व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसे कुछ संरक्षण मिले, और तो फिर उसके लिए जो प्रारूप, जो फॉर्मेट है वो, और उसको कैसे वहां तक भेजा जाए मजिस्ट्रेट तक, ऐसी रीति से, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कौन देगा? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है
वो यहाँ पर ये एप्लीकेशन बनवा करके मजिस्ट्रेट तक सबमिट करवाएगा। किसके लिए? व्यथित व्यक्ति के लिए। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का गा। अब जरा घा में जरा नजर डालिएगा। घा पर यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्रारूप को जिसमें शिकायत की जानी है मुफ्त उपलब्ध कराना। देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण है, नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल और जिला लेवल पर इनकी शाखाएं चलती हैं और ये फ्री में क्या करते हैं? लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास एडवोकेट नहीं है तो उनको एडवोकेट प्रोवाइड कर देते हैं। जिन लोगों को एप्लीकेशन बनाने नहीं आती उनकी एप्लीकेशन भी बनवा देते हैं। जिस तरीके से उनको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक होती है लीगल एड की, वो सारी चीजें यहाँ पर करवाते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का घा। क्लियर है गाइस? इतना एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट फर्स्ट का यहाँ। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी प्रदाताओं की जो कि विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उनकी एक सूची बनाए रखना। ये कौन बनाएगा? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, यानी कि जो संरक्षण अधिकारी है, वो यहाँ पर इनकी सूची बना करके रखेगा। चार में जरा ध्यान दीजिएगा। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना, जो शेल्टर होम उपलब्ध कराने की बात करें, और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करना। तो ये भी कार्य किसका है? संरक्षण अधिकारी का। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे थे सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट फर्स्ट का 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है, व्यथित व्यक्ति को लगता है कि उसे एक सुरक्षित आश्रय गृह की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध कराना है, तो फिर किसी व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपेगा। कौन सौंपेगा? सौंपते हुए जो संरक्षण अधिकारी है वो, और अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को भेजेगा और उस क्षेत्र में जहां आश्रय गृह अवस्थित है यानी कि स्थित है, वहां पर जिस मजिस्ट्रेट की भी अधिकारिता है उनको भी अग्रेसित करेंगे, उनको भी भेजी जाएगी एक कॉपी। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का एफ। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है? टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो रिक्वायर and forward a copy of his report of having lost the aggrieved person in a shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction। देखिए जिस मजिस्ट्रेट की jurisdiction है वो, और जो वहां से जो पुलिस थाना लगता हो उनको, अगर यहाँ पर जो अग्रीव्ड पर्सन है उसे आवश्यकता है, so require and forward a copy of his report of having lost। जो लॉज का मतलब है यही शेल्टर होम से ले रहे हैं, क्योंकि रहने की जो व्यवस्था है उस अग्रीव पर्सन की अगर किसी शेल्टर होम में करवाई जाती है संरक्षण अधिकारी के द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू, तो उसकी एक कॉपी वो किसको भेजेगा? पुलिस स्टेशन को, जो उस क्षेत्र में कि यहाँ पर एक जो महिला है उनको यहाँ संरक्षण में रखा गया शेल्टर होम में, और एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिसकी वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन है, वेयर द शेल्टर होम इज सिचुएटेड, जहां पर शेल्टर होम सिचुएटेड है उससे रिलेटेड। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट फर्स्ट का एफ। जी पर एक बार नजर डालिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए। टू गेट द अग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जाम, अगर यहाँ पर जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि मेडिकली एग्जामिन उसको चाहिए कि मेडिकल की उसकी परीक्षा की जाए, इफ सी हैज सस्टेन्ड बॉडीली इंजरीज, अगर उसे कोई भी बॉडीली इंजरी हुई है तो, एंड फॉरवर्ड अ कॉपी टू द मेडिकल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एंड द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन एरिया। तो एक कॉपी कहाँ भेजेंगे? जो मेडिकल रिपोर्ट है जो भी आई हुई है, जो यहाँ पर मेडिकल होता है ना, जैसे कोई
घटना हो जाती है तो सिंपल लोगों का भी मेडिकल होता है अगर उनको चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पर कहा गया कि अग्रीव्ड पर्सन को अगर मेडिकली कोई एग्जामिन की आवश्यकता है, उसको कोई चोट लगी हुई है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ अग्रीव्ड पर्सन की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो किस किस को भेजी जाएगी, पुलिस स्टेशन को, एंड मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, जिस मजिस्ट्रेट की वहां अधिकारता है उसको, और वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिग्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस, जहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटी हुई है। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पर कहा गया, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट का छा, यहाँ पर कहा गया कि व्यथित व्यक्ति को मानसिक क्षतियां शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसकी चिकित्सीय परीक्षण कराना किसका काम है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। उसको आप बोल सकते हैं हिंदी में संरक्षण अधिकारी। और उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा का होना अभी कथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना। तो किस किस को भेजेंगे, एक पुलिस थाने को और उस मजिस्ट्रेट को जहां पर उनकी ज्यूरिडिक्शन हो, उनकी अधिकारता हो उनको। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट का जा। देखिए यहाँ क्या कहा गया, यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए आदेश का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है। तो देखिए अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा धनीय अनुतोष दिया गया, धनीय अनुतोष का मतलब है जो मॉनेटरी रिलीफ है, यानी कि धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ उन्हें देना है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को घर से निकाल दिया जाए तो उनको रहने खाने पीने के लिए जो व्यवस्था करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता होती है, तो उतना कहाँ से लेंगे, उस घर से जहाँ वो पहले रहती थी। उस घर का मतलब जहाँ जो गृहस्थी आप देख रहे थे ना, शेयर होल्डर इसको आप कहा जाता है, गृहस्थी में निवास कर रही थी, साझेदारी जो गृहस्थी में, तो उनको कहा जाता है किसी घर में जहां पर वो महिला रह रही थी उससे संबंधित। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए तो वहां पर किसी अधिकारी ने जिनको भी कंप्लेंट की गई थी, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, या किसी भी ऐसे अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किया गया सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग धनीय अनुतोष दिया गया, तो क्या उस धनीय अनुतोष का अनुपालन हो गया, क्या उसे मिल रहा है, इसको सुनिश्चित करना भी किसका कर्तव्य है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। आप यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार उनका अनुपालन और निष्पादन हो गया, क्या उसे जो यहाँ दिया गया था आदेश, क्या उसे उसमें धन मिल गया है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, झा में ऐसे अन्य कर्तव्यों को जो विहित किए जाएं पालन किया जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो इन पर ऐसे अन्य कर्तव्य भी और डाल सकते हैं जैसा उनको आवश्यकता होती है, या इस एक्ट में और अमेंडमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से ऐड कर दिए जाएं। तो ये आपका सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट आपने पढ़ा पूरा कंप्लीट। अब चलिए जरा ध्यान देते हैं जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ बात की गई है एच पर, एक नजर डालिए, सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट का एच, टू एंश्योर दैट द ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, इसके अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 20, इसी एक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, इज कंपाइल्ड विद एंड एग्जीक्यूटेड in accordance with the procedure prescribed under the act under the code of criminal procedure 1973। क्या ये इंश्योर करना भी कि जो ऑर्डर दिया गया था सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग मॉनेटरी रिलीफ दिया गया, क्या वो प्रॉपर वे में मिल गया है, और किसकी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग। आई पर एक नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब, और जो अदर ड्यूटीज जो प्रेस्क्राइब की जाएं वो भी इनको निभानी होती हैं संरक्षण अधिकारियों को। ये कहाँ किया गया, सेक्शन 9 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का आई। अब सब क्लोज 2 पर जरा नजर डालिए, यहाँ सेक्शन 9 और सब क्लोज 2 आप पढ़ रहे हैं, तो 2 पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए यहाँ कहा गया द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा वो किसके अंडर में काम करेगा, किसके कंट्रोल में रहेगा और किसके सुपरविजन में, तो कहा गया मजिस्ट्रेट, एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाय द मजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट बाय और अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन होगा, तो फर्स्ट थिंग मजिस्ट्रेट के अंडर रहेंगे,
और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उन पर ड्यूटीज इम्पोज की जाएं उनको निभाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएं उनको निभाएंगे, और इस एक्ट के द्वारा उन पर जो ड्यूटीज उन पर इम्पोज की जाएं उनको उन्हें निभाना पड़ेगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, ये सेक्शन 9 आपका कंप्लीट हो गया अभी। अब हम चलते हैं सीधे सेक्शन 10 की तरफ, थोड़ा सा नजर डालिएगा। और इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? जल्दी से बताइए, आप लोग की आवाज नहीं आती आजकल, क्या हो गया भाई? क्लियर है कंचन मैडम? क्लियर है आपको? अच्छा ओके, चलिए यार नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 10 में यहाँ पर बात की गई है सेवा प्रदाता कौन है, तो सेवा प्रदाता से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 10 में सेक्शन 10 का सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। देखिए क्या कहा गया, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निम्नलिखित बनाए जाएं। कोई भी नियम जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बनाए जाएं, इस नियमित का मतलब ये। फिर कहा गया देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी, अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी। तो देखिए यहाँ पर सेवा प्रदाता कौन हो सकता है, तो पहली बात की गई सोसाइटी। और सोसाइटी कैसा, जो संगम, संगम का मतलब वो नहीं गंगा नदी वाला संगम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ संगम का मतलब है कुछ लोगों का एक समूह बना लेना, और जो रजिस्ट्रीकृत हो, कैसे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अकॉर्डिंग, या फिर जो कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग हो, और या फिर हो सकता है कि न्यू अमेंडेड 2013 के अकॉर्डिंग भी ऐसा किया जा सकता है, या किसी और विधि के अधीन भी कोई भी रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी हो तो भी हमें मान लिया जाएगा। जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, देखिए कहा गया जिसका उद्देश्य किसी विधि पूर्ण साधन द्वारा विधि का पालन करते हुए महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना। जो महिलाओं के अधिकार हैं उनका और उनके हितों का संरक्षण करना इनका मेन कर्तव्य रहेगा। इनको ये जो सेवा प्रदाता होंगे वो, जिसके अंतर्गत क्या क्या होंगी, विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, जो स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। तो किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने बना है। सबसे पहले तो सेक्शन, कौन से सेक्शन में सेवा प्रदाता की यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी डेफिनेशन दी गई। दूसरा, सोसाइटियां किस अधिनियम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जा सकती हैं, एक तो ये, और दूसरा कंपनी अधिनियम 1956 की बात की गई है या अन्य विधि के अकॉर्डिंग भी। मेन इनका कर्तव्य क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों और हितों का संरक्षण करना। फिर अगली बात की गई है जिसके अंतर्गत क्या क्या बताएंगे, ये विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता। अब आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो चाहे वो सेवा प्रदाता हो, ये सभी के तीनों कर्तव्य सभी लोगों के हैं, चाहे वो विधिक सहायता से रिलेटेड हो फर्स्ट नंबर, और सेकंड आप यहाँ पर कर सकते हैं ये चिकित्सीय सहायता, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर है ये संरक्षण अधिकारों से रिलेटेड। और ये किसके पास रजिस्टर्ड कराएंगे, एक क्वेश्चन ये राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड कराएंगे। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10 का सीधा सीधा सा, और राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड कराना, और तीन चीजें यहाँ पे विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता और अन्य सहायता से रिलेटेड वर्कआउट करेंगे। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पूरा पढ़ना ही है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए। देखिए यहाँ पर बात की गई सेक्शन 10 पर एक नजर डालिए, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होंगे, सेक्शन 10 सब क्लोज फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं। यहाँ कहा गया सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ, इस बिहाफ से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए जाएं, एनी वॉलंटरली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर दिस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई भी वॉलंटरली होना चाहिए एसोसिएशन। दूसरा, और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ, तो इनमें से किसी की तरह से भी रजिस्टर्ड हो सकती है सेवा, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होंगी, सोसाइटियां होंगी, वो ऐसा कर सकते हैं। अगली बात की गई, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमन बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडेड ऑफ लीगल एड,
मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस shall registered itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। यहाँ पर देखिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर बात की गई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हो, या फिर कोई भी जो एक बार चेक कर रहा हूँ, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या स्क्रीन की? एक सेकंड लाइन पर रहेगा प्लीज। जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना वो दोबारा से ऐड हो जाइए, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ऐड हो जाइए। एक बार रुकिए, चेक कर लीजिए। अभी देखिए अब आने लगे होगी, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा एक बार नजर डालिए प्लीज। माइक ऑफ कर लीजिए उधर से। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और इसके बाद अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी अदर लॉ हो जो प्रेजेंट में इन फोर्स होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब क्या क्या काम करेंगे ये, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमन, महिलाओं के हित और उनके अधिकारों के बारे में। एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग द प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं, और अदर असिस्टेंस सेल रजिस्टर्ड इटसेल्फ, या कोई भी जो अदर असिस्टेंस की आवश्यकता होती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी करवाते हैं सेम उस टाइप से। और विद द स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और क्या होगा, ऐसे लोग हों जो रजिस्टर्ड होने चाहिए और कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट के पास इस टाइप की सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। चलिए जो लोग हिंदी मीडियम के वो सबसे पहले देख लीजिए, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित शक्तियां होंगी। तो जो सेवा प्रदाता है उनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, यहाँ पर का, खा और गा 3 तरह की पावर्स की बात की गई है। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेसित करना। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं जो सेक्शन 10 सब क्लोज 2 और 2 का आपने का पढ़ा, का या ए। यहाँ पर कहा गया कि यदि व्यथित व्यक्ति की वांछा, व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता है, जो व्यथित व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा है कि विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना है तो वो रिपोर्ट लिखेंगे, और दूसरा उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहां पर घरेलू हिंसा हुई है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, और दूसरे उसके संरक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी। आप संरक्षण अधिकारी क्या करेंगे, उस मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग वो पुलिस तक या मजिस्ट्रेट तक फिर से अग्रेसित करेंगे वहां पर, और आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराया जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर का मेन काम यहाँ पर दिखा आपने क्या क्या है, कि अगर व्यथित व्यक्ति चाहता है, उसकी वांछा का मतलब है अगर उनकी इच्छा है तो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट को अभिलिखित करेंगे, उसकी एक प्रति जहां पर घटना हुई है वहां के किसी मजिस्ट्रेट को और दूसरे संरक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी। दूसरा यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, खा पर एक नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 सब क्लोज 2 और 2 का बी, या फिर इसको आप खा भी पढ़ सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना। जो व्यथित व्यक्ति अगर लग रहा है कि कहीं पर भी उसे चोट आई है या कुछ भी ऐसा हुआ है घरेलू हिंसा में, तो उसका चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल कराना, और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेसित करना। तो जो मेडिकल रिपोर्ट मिली है कहाँ कहाँ भेजेंगे, पहली बात की गई संरक्षण अधिकारी को जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनको, और पुलिस थाने के भार साधक जो अधिकारी हैं उस जो उस एरिया का जो थाना होगा वहां पर उनको भेजी जाएगी। अगला जरा गा पे जरा ध्यान दीजिए, बात की गई है कि यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को यदि वह ऐसी वांछा करे तो आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है, और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट उस पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है अग्रेसित करना। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये कर्तव्य है उनके कि अगर कोई महिला को आवश्यकता है कि आश्रय गृह में उसे आश्रय उपलब्ध कराया जाए,
तो वो वहाँ पर उसे सौंपेंगे और सौंपने के बाद जैसे रिपोर्ट वो बनाते थे वैसी ही रिपोर्ट यहाँ पर ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये बना करके, यानी कि सर्विस प्रदाता जो कंपनियां हैं वो बना करके वहाँ के जो नज़दीकी पुलिस थाना है उस क्षेत्र के उनको यहाँ पर भेजेंगे। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लोज 3 पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, चलिए इससे पहले थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के जो है वो सेकंड क्लोज भी पढ़ लें, फिर आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 10 सब क्लोज 2 और 2 का ए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 पर नजर डालिए। आज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट शैल हैव टू पावर, ये बस कौन कौन सी पावर होंगी, तो ए पर एक नजर डालिए। रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट की जो रिपोर्ट है उसकी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो विहित प्रारूप जो किया गया फॉर्म जो दिया गया है उसके अनुसार उन्हें रजिस्टर्ड करेंगे। इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर, लेकिन ये किसकी इच्छा पर है, जो अग्रीव्ड पर्सन हो और उसकी इच्छा हो तभी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर एंड फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट, और उसकी कॉपी किसको, मजिस्ट्रेट को, एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर, और प्रोटेक्शन ऑफिसर को सेंड करेंगे। फर्स्ट मजिस्ट्रेट एंड सेकंड बात की गई प्रोटेक्शन ऑफिसर पे। एंड हैविंग जुरिडिक्शन इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस, जिस एरिया में अभी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटी हुई है उसको। यहाँ पर बी नंबर पॉइंट्स पर नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 सब क्लोज 2 का बी। बी पर देखें यहाँ पे क्या कहा गया, गेट द अग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, अगर यहाँ पर अग्रीव्ड पर्सन का कोई भी मेडिकल हुआ है, एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो किसको भेजेंगे, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजेंगे रिपोर्ट। एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स, और जो पुलिस स्टेशन है उस लोकल एरिया जिसकी जुरिडिक्शन में यहाँ पर घटना घटी हुई है उनको, ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। सी पे जरा ध्यान दीजिएगा, एंश्योर दैट द अग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ शेल्टर होम, तो ये एंश्योर करना कि अग्रीव्ड पर्सन है उसको जो शेल्टर है वो प्रोवाइड किया गया है। इफ सी सो रिक्वायर एंड फॉरवर्ड, अगर उसको जरूरत है तो, अगली बात जबरदस्ती नहीं कि शेल्टर होम में जबरदस्ती भेजेंगे, अगर रिक्वायर है उसे तभी भेजेंगे। एंड फॉरवर्ड आ रिपोर्ट ऑफ द लॉजिंग ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन, कि उस व्यक्ति की शेल्टर होम की व्यवस्था हो गई है, उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, इन द शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है उनको भेजी जाएगी। और सेकेंड यहाँ पर बात की गई है, नेक्स्ट देखिएगा, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस, जिस क्षेत्र में अभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था और उस क्षेत्र में कोई भी जो शेल्टर होम है अगर वहाँ पर व्यवस्था की गई तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है वो कहाँ भेजी जाएगी, पुलिस स्टेशन को। थर्ड नंबर पॉइंट पर एक नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया, नो सूट prosecution or other legal proceedings shall lies against any services service provider, फिर से रिपीट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, नो सूट prosecution or other legal proceeding shall lie against any service provider or any member of the service provider who is, देखिए कोई भी प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं की जाएगी, ना ही उस पर की जाएगी, किसके, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो या उनके किसी भी सदस्य पर। who or who is deemed to be acting or purporting to act under this act, जो इस अधिनियम के अनुपालन में जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर, for anything which is in good faith done, जो कि उन्होंने क्या किया हो, गुड फेथ में डन की हो, और intended to be done in the exercise of power or discharging of function under this act, या इस एक्ट के अनुपालन में उन्होंने कोई भी पावर्स को एक्सरसाइज किया हो या डिस्चार्जिंग किया हो उससे रिलेटेड, टूवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी कार्य किए हों पर वो किए गए हों कैसे, गुड फेथ में, तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। जो हिंदी मीडियम के हो थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिएगा यहाँ पर सब क्लोज 3 पर सेक्शन 10 सब क्लोज 3 आप पढ़ रहे हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है, इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग
या कृत्यों के निर्वहन में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्रवाई किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्य है विरुद्ध नहीं होगी। तो ये इनको प्रोटेक्शन दे दें। तो उम्मीद है सेक्शन 10 सभी को समझ आ गया होगा। सेक्शन 11 के केवल 4 पॉइंट और हैं, इनको थोड़ा सा और जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम क्लास स्टॉप कर दें और इसके बाद फिर अगर आप लोगों का माइंड चले तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार गाइस थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर हो तो। इतना समझ आया क्या सेक्शन 10? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रहा हो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। नहीं है? चलिए देखिए सेक्शन 11 पर एक नजर डालिए, केवल 4 लाइन है यहाँ पर। सरकार के कर्तव्य क्या है? देखिए सेक्शन 9 में आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को पढ़ा, सेक्शन 10 में आपने सर्विस प्रोवाइडर को पढ़ा, सेक्शन 11 में सरकार के कर्तव्य पढ़ा। ये तीनों एक ही लाइन में, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 11 पर हम एक बार नजर डालते हैं। सरकार के कर्तव्य क्या है? देखिए कहा गया केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। कौन कौन से? नंबर का, इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाए। प्रचार समझ गए? डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड टेलीविजन पर, रेडियो पर, प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स हो गए और कोई बुकलेट निकालना, कोई पत्रिकाएं निकालना और इनके संबंधित जो रूल्स हैं, नियम हैं, जो इस एक्ट से संबंधित हैं, उनको जो रिलीफ मिलना है उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। ये सरकार के कर्तव्य है। किस किस सरकार के कर्तव्य है? चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों को ये सुनिश्चित करना होगा। अब आप पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन आप 11 पढ़ रहे हैं, 11 का खा पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 11 का आप खा पढ़ रहे हैं तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं। कौन कौन है? पुलिस अधिकारियों का भी कर्तव्य है और न्यायिक सेवाओं के जो सदस्य हैं उनका भी है, उनकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ कहा गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को भी। देखिए यहाँ चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो न्यायिक सेवाओं में हो, इनके सदस्य भी इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवादों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब इनके द्वारा कैंप लगाए जाए, लोगों को जानकारी दिया जाए और लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे संबंधित ये प्रोविजंस हैं जिनसे डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले व्यक्ति को ये नुकसान हो सकता है और जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसको क्या फायदे हो सकते हैं, यानी कि उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। उसको फायदा तो नहीं है, फायदा तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जनरली जिस व्यक्ति को चोट पहुंच रही है उस व्यक्ति के फेवर में क्या काम किए जा सकते हैं, ये जानकारी वो उनको देना चाहिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, घरेलू हिंसा के विवादकों को संबोधित करने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घरेलू हिंसा के विवादकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यों जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्अवलोकन किया जाता है। मतलब समय समय पर जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड है और जो विवादकों को संबोधित करने के लिए जो विधि है वो उनके गृह कार्यों से रिलेटेड के संबंधित इनका बीच बीच में इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से रिलेटेड उनके बीच में प्रभावी जो समन्वय है, इस कोलैबोरेशन बना करके रखा गया और उनका कालिक का मतलब होता है यहाँ समय समय पर पुनर्अवलोकन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, घा पर एक बार और नजर डालिए। इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के प्रदान से संबंध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है। क्या कहा गया? देखिए इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के प्रदान से संबंधित जो सेवा कौन कौन सी हैं उनसे संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल बनाना और जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना है
और किसी स्थान पर उनको स्थापित करना भी है। जो इंग्लिश मीडियम के थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिएगा जल्दी से। सेक्शन 11 ये चैप्टर 3 का लास्ट सेक्शन है। ये ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट। देखिए दोनों को इंक्लूड किया गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू एंश्योर दैट। फर्स्ट एम है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर कुछ अंतरालों में क्या करना चाहिए, यहाँ पर पब्लिसिटी करनी चाहिए। कैसे कैसे कर सकते हैं ये, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू, कैसे भी। सेक्शन 11 सब क्लोज बी पर जरा नजर डालिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स, जहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, और दूसरी यहाँ पर बात की गई है जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो, और द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज में जो भी मेंबर्स हों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। ये सब आर गिवन द periodic sensitization and awareness training on the issue addressed by this act। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इशू बताए गए हैं उनसे रिलेटेड क्या देना पड़ेगा, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, ये इनको करने पड़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। बी सी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सेक्शन 11 सब क्लोज सी, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंसर्न ministries and departments dealing with law, home affairs, including law and order, health and human resource to address issue of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सी में यहाँ पे क्या गया, सेक्शन ऑफ 11 सब क्लोज सी पढ़ रहे हैं। कहा गया इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाना, किसके बीच में बनाया जाता है, बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे, बाय कंसर्न मिनिस्ट्रीज, जो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, एंड डिपार्टमेंट्स हैं डीलिंग विद लॉ, जो कि विधि में डील करते हैं, और दूसरा होम अफेयर्स हैं इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर्स हैं। एंड अगली बात की गई जो आप लॉ एंड ऑर्डर पढ़ते हैं ये वही कहा गया। और नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स टू एड्रेस इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज एस्टेब्लिश्ड। और देखिए यहाँ पे किस किस को कहा गया, मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पर ये, एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ, जो ऐसे डिपार्टमेंट जो लॉ के साथ में डीलिंग करते हैं, और होम अफेयर्स लोग हैं वो इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर्स भी हो गए इसके साथ में, और हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स हो गए। ये सब किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में। और फिर टाइम टू टाइम उनकी पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड, और टाइम टू टाइम उनका रिव्यू भी करेंगे कि इफेक्टिव कुछ हुआ या नहीं हुआ डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। डी नंबर पे देखिए सेक्शन 11 सब क्लोज डी पर एक बार नजर डालिए। प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वीमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोड आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। देखिए कहा गया प्रोटोकॉल फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स बनेंगे, एंड कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही, टू वीमेन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर वे में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एक्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस, तो इससे संबंधित जो कोर्ट हैं, जो न्यायालय हैं वो बनाए जाएंगे, और ऐसे प्लेसों पर उन्हें स्थापित भी किया जाएगा कि वो ये वॉच कर पाए कि वास्तव में यहाँ पर काम हो पा रहा है या नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे जो पढ़ रहे थे एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, यानी कि इसका जो पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि हिंदी में से कहेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसका आपने जो यहाँ पर पढ़ा हुआ है वो चैप्टर 3, ये जो कि बात की गई है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एक्ट, यानी कि संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां, जो कि सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक डिफाइन किए गए थे। तो ये क्लास यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ। इससे रिलेटेड किसी को कोई जानकारी या कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो प्लीज बताइए। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो? सभी को क्लियर है गाइस?
चलिए तो इसको एक बार थोड़ा, हाँ सर एक सेकंड रुकिए, हाँ एक सेकंड लाइन पर रहिए प्लीज।